हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं या सरकारी कंपनी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जब उसका ऑनरशिप सरकार के हाथ से हटकर प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। 1991 में जो रिफॉर्म्स लाए गए एलपीजी, उसमें प्राइवेटाइजेशन एक बहुत अहम पार्ट था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उस समय जब 1991 में से लाया गया? तो क्या इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला जो था वो था बजटरी डिफिसिट्स को कम करना। बजटीय जो घाटे थे उन्हें कम करना। हम जानते हैं कि 1991 से पहले सरकारी कंपनियां बहुत नुकसान में चल रही थी और गवर्नमेंट को बार बार बजटरी एलोकेशंस करना पड़ता था उनको रिवाइव करने के लिए। यानी एक तो गवर्नमेंट ने बहुत खर्चे कर रखे हैं सरकारी कंपनियों को खोलने में, ऊपर से वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो उनके लॉस को मैनेज करने के लिए उन्हें फिर बजट में भी पैसा देना पड़ रहा है। तो बहुत से पीएसयूज एक वाइट एलिफेंट बन के रह गए थे जिनकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी और सरकार का बहुत पैसा इन पर वेस्ट हो रहा था। तो इसका एक सबसे जो उपाय सरकार ने सोचा, सबसे जरूरी उपाय कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए ऐसी कंपनियों का। दूसरा है कि जो सिक पीएसयू, जो बीमार सरकारी कंपनियां थी, बीमार का मतलब यहाँ पे कि जो प्रॉफिट में नहीं चल रही थी, जो लॉस में चल रही थी, उनको रिवाइव करने के लिए कि प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा या प्राइवेटाइजेशन से जो फंड कुछ आएगा उससे हम ऐसे पीएसयूज को रिवाइव कर पाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू मेक पीएसयूज मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। देखिए, जब मेजोरिटी ऑनरशिप या कुछ परसेंटेज भी ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को जाता है तो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव पे काम करती है। हम जानते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, एफिशिएंसी लाती है। इसके कारण जो भी पीएसयूज होंगे वो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे। चौथा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये दोनों चीज़ें पीएसयूज में मिसिंग थी। सरकारी कंपनियां चल रही हैं, लॉस में क्यों चल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका कोई टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहा है, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है किसी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि प्राइवेटाइजेशन हो उस दौर में। अब चूंकि प्रॉफिट नहीं कमाना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्यों कंपनी लॉस में जा रही है, तो क्यों सरकारी कंपनी नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी? इसलिए होता नहीं था। तो प्राइवेटाइजेशन के चलते जब कंपनी को लगा कि हमें प्रॉफिट कमाना है तो उन्होंने नए तकनीक लाए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्शन बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। और लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे स्लाइड में वो है टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी। देखिए, आगे जो हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में कि सरकार जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे बड़ा रीज़न में से एक था कि सरकारी कंपनियां लॉस में जा रही थी। यानी वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती थी, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में ज़्यादा यकीन करती थी, अपने जो सरकारी आका हैं उनकी बातों को मानने में ज़्यादा यकीन रखती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि उन्हें ऑटोनॉमी दिया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंटरवेंशन से उन्हें मुक्ति मिले। तो इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। इसी में एक टर्म आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में हम विनिवेश कहते हैं। आजकल भी बहुत चर्चा में है। गवर्नमेंट हर साल टारगेट बनाती है कि हमें इतनी अमाउंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त करने हैं। ये होता क्या है कि जब सरकार किसी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, वो कम भी 50% से कम या 50% से ज़्यादा भी हो सकती है, उस हिस्सेदारी को बेचने, वो अपने एसेट्स को जब बेचती है तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं। दो तरह के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला होता है माइनॉरिटी सेल, दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक सेल। माइनॉरिटी सेल का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी पीएसयूज में हिस्सेदारी 50% से कम बेचती है, यानी कि अभी भी ऑनरशिप पीएसयूज का गवर्नमेंट के पास है, तो उसको माइनॉरिटी सेल कहते हैं। अभी के कंटेक्स्ट में जो नीति आयोग है वो इसकी इजाज़त देती है कि माइनॉरिटी सेल का जो परमिशन है वो नीति आयोग देती है।
स्ट्रैटेजिक सेल जब सरकार पीएसयूज में 50% से ज़्यादा ऑनरशिप बेचती है, यानी जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है, तो उसको हम स्ट्रैटेजिक सेल कहते हैं। और करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसे देखता है, शॉर्ट में दीपम कहते हैं, वो स्ट्रैटेजिक सेल को अप्रूव करता है। देखिए 1991 में तत्काल 31 कंपनीज पीएसयूज को बेचा गया, जिससे सरकार को 3000 करोड़ के करीब रेवेन्यू मिला। और जब मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पे या तो सरकारी कंपनी के शेयर्स को किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जा रहा है, जैसा कि अभी देखिए एयर इंडिया के केस में हो रहा है कि सरकार टाटा जो है इंटरेस्ट दिखा रही है सरकार से वो एयर इंडिया खरीदने में, या तो फिर जो है वो शेयर मार्केट में उसके शेयर्स को बेच सकती है, जैसा कि एलआईसी के केस में हो रहा है, जिसके 10% जो शेयर्स हैं वो शेयर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन दोनों तरीके से हो सकता है। अगला जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं, ये क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो बाकी जो इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के उसके साथ जब इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होती है तो उसे कहते हैं। इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली एक देश से दूसरे देश में मूव करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि टैरिफ नहीं रहेगा या टैक्स नहीं रहेगा, इसका सिंपली मतलब है कि कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं रहेंगे। दूसरा है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, हमारे देश का जो बिजनेसमैन है वो किसी और देश में इन्वेस्ट कर सकता है, पूंजी लगा सकता है, दूसरे देश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, आज आप देखते हैं कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक तकनीक आ रही है विदेश से, और हमारे देश की जो बेहतर तकनीक है वो विदेश में जा रहे हैं। और चौथा होता है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, मतलब हमारे देश के लोग विदेश में काम करें, विदेश के लोग हमारे देश में फ्रीली काम करें, किसी तरीके का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट की ग्लोबलाइजेशन के अंदर में क्या क्या मेजर्स हैं, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा इसका इससे पहले लिबरलाइजेशन पर, तो उसमें हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में सारी चीज़ें पढ़ी है, लगभग वही चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में भी आती है। पहला मेजर जो लिया गया वो था इंपोर्ट ड्यूटीज़ और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना। मैंने पहले ही बताया कि 200-300% तक जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ हुआ करते थे, इतना ज़्यादा टैक्स था पहले, उसको कम किया गया, रैशनलाइज किया गया। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, दोनों के लिमिट्स को बढ़ाया गया, जिससे कि लैक ऑफ फंड एक समस्या ना रहे हमारे देश के डेवलपमेंट में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो। तीसरा है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया गया, यानी आप देखते होंगे कि कई तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, सेपा सेसा, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस तरीके के डील्स होते हैं एक देश का हमारे देश का दूसरे देशों के साथ, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिससे दोनों देश को म्यूचुअल फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। चौथा एक कानून था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहते थे, उसको जो है लिबरलाइज किया गया और बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया फेमा से, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा जो है एक बहुत ही डिस्टॉर्टिव एक्ट था, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था, उसको हटाया गया। फिर एक टर्म आता है आउटसोर्सिंग, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपली होता है कि कोई भी कंपनी जो है अगर अपने कुछ सर्विसेज बाहर की कंपनी, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, उससे जब वो सर्विसेज कुछ लेती है, हायर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जिसका सबसे फेमस एग्जांपल इंडिया में है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें क्या होता है कि कंपनी जो है अपने कॉल सेंटर्स, कंज्यूमर सेंटर्स का जो है वो इंडिया से हायर करती है, क्योंकि उसे बड़े कम दाम में एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।